दोस्तों लास्ट क्लास में हमने अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का पार्ट 1 कर लिया था, जहाँ पे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े थे। आज हम मेनली डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें एक तरह के जीन्स को हम क्रॉस करवा रहे थे, उसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला था। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, दो तरह के जीन्स होंगे, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था कि एक तरह के ही जीन्स को हमने क्रॉस कराया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से, मतलब कम्प्लीटली रेड है और ये कम्प्लीटली वाइट है, तो इसमें कैपिटल आर होगा, इसमें स्मॉल आर होगा। इन दोनों को क्रॉस कराया तो हमें मिला F1 जनरेशन में हमें मिला कि सारे के सारे पिंक फ्लावर मिले थे हमें काफ़ी सारे। तो ये बताता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब जो कैपिटल आर वाला फैक्टर है वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ये तो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें सिंपली मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक आइडिया लग जाए। तो पेरेंटल टाइप जो है वो दोनों, एक टॉल है एक डार्क है, इन दोनों को हमने क्रॉस कराया तो हमें मिला कि टॉल भी मिले। और उसके बाद जब हमने F1 जनरेशन वाले टॉल प्लांट्स को सेल्फ पिंग करवाई, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला, F2 जनरेशन में हमें टॉल भी मिले, साथ में डॉफ भी मिले। पर डॉफ तो F1 जनरेशन में मतलब दिख नहीं रहा था हमें, पर ये F2 जनरेशन में जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, F1 का सेल्फिंग करवाई, तो हमें F2 जनरेशन में डॉफ मिल गया, जो कि एक पेरेंटल कैरेक्टर भी था। अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम क्या करेंगे, दो तरह के फैक्टर्स या दो तरह की जीन्स को क्रॉस करवाएंगे। जैसे इसमें राउंड भी है, येलो भी है। ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो राउंड येलो, राउंड यानी कि दोनों डोमिनेंट हैं इसीलिए राउंड है। तो राउंड का कैपिटल आर, येलो का कैपिटल वाई, रिंकल्ड का स्मॉल आर और ग्रीन का स्मॉल वाई। अब क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवा के हमें मतलब सबसे पहले तो हमें गैमीट्स क्या मिलेंगे, इसमें से कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें से स्मॉल वाई। और फिर इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, राउंड येलो, मतलब इसमें दोनों ही जीन्स को, दोनों ही एलील्स हमें, दोनों पेरेंट्स के हमें शो होंगे F1 जनरेशन में। और उसके बाद जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो इस सेल्फिंग को हम पनेट स्क्वायर मेथड से दिखा सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पनेट स्क्वायर मेथड, जिससे कि हम कोई भी क्रॉस करवाएं या फिर कोई सेल्फिंग करवाएं तो उसको हम शो कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह। तो हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हमने जब इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमें क्या देखने को मिला, हमें रिजल्ट्स मिले राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन का रेशियो था 9:3:3:1। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इसके बारे में पढ़ा था, और हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल था, जिसको हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला, वो हमने पढ़ लिया। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो जो दोनों तरह के एलील्स या दोनों तरह के जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डोमिनेंट वाले के साथ है, जैसे अभी हमने पिछले पेज पे देखा, हमने ये देखा था ना, तो इसमें ये जो राउंड एंड येलो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, रिंकल ग्रीन है, स्मॉल वाई, तो ये चारों के चारों, ये दो, ये चार और ये चार, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि ये आर के साथ ये आर ना आए, स्मॉल आर आ जाए, ये वाई के साथ स्मॉल वाई आ जाए, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं ये सारे एलील्स या ये सारे जीन्स। तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके बाद है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था इन 1865 में मेंडल ने अपने काम को पब्लिश कर दिया था, जो उसने कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के बारे में बात करी थी। बट काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वो 1900 तक, मतलब 1865 से 1900 तक ये सारे जो काम थे इसके मेंडल के, ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। अब ये रीजंस क्या थे वो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न था कि कम्युनिकेशन ईजी नहीं था उस टाइम पे, तो उसके वर्क को ज़्यादा पब्लिकेशन ना मिल पाई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन के ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे। सेकंड रीज़न वाज कि हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर as stable and discrete unit that control the expression of trait and of the pair of allele which do not blend with each other was not accepted। मतलब उसके इस कॉन्सेप्ट को, जीन्स के कॉन्सेप्ट को, कि स्टेबल जीन्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जो उसके कॉन्टेम्प्रेरीज थे जो कि वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि मेंडल के इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो एक्सेप्टेंस नहीं मिला था उसको अपने वर्क का। दिस वाज द सेकंड रीजन। द थर्ड रीजन वाज मेंडल का जो अप्रोच था, मतलब बायो में उसने मैथ्स लगा दी थी, ठीक है, तो बायो में मैथ्स लगाना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो बायो में अगर मैथ लगा दिया इसने तो ये काफ़ी एक नया कॉन्सेप्ट हो गया, और जो काफ़ी सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वही बात है। और उसके बाद एक और रीज़न है कि मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर, मतलब जीन डिस्क्रीट यूनिट हैं, बट ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। उसने बोल तो दिया कि ये जो जीन्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, बट उसके पास कोई ऐसा फिजिकल प्रूफ नहीं था कि मतलब फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और से व्हाट दे वर मेड ऑफ, मतलब फैक्टर्स किसके बने हुए होते हैं, वो एक्चुअल में होते भी हैं या नहीं, उसने बस ऐसे बोल दिया, बट कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। इसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डिवेरीज, कोरेंस एंड वॉन शमार्क। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर किया। अब 1900 में जब इसको एक्सेप्टेंस थोड़ी थोड़ी मिलने लग गई, तो 3 साइंटिस्ट आए थे, डिवेरीज, कोरेंस और वॉन शमार्क, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली उसके काम को रीडिस्कवर किया। उसके बाद अब इस टाइम की वजह से, इस टाइम क्योंकि माइक्रोस्कोपिक चीज़ें भी आ गई थी, तो ये और भी यूजफुल रहा। ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन वो केयरफुली देख पा रहे थे, जो उस टाइम पे ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू कम्युनिकेशन मेंडल के काम को एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही थी, वो धीरे धीरे करके मिलने लग गई।
अब क्योंकि इस टाइम तक माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए थे तो इसकी वजह से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी डिस्कवर हो गया दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस सेल डिवीजन से जस्ट पहले डबल हो जाता है और डिवाइड करता है। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन से पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1902 यानी कि 1902 तक क्रोमोसोमल मूवमेंट, मतलब म्यूसिस के टाइम पे क्रोमोसोमल मूवमेंट कैसे होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें 1902 तक पता चल गई थी। उसके बाद वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को नोट किया और उन्होंने कहा कि ये जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है ये जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल है। मतलब जीन्स भी ऐसे ही कुछ बिहेव करती हैं एंड क्रोमोसोम्स भी ऐसा ही कुछ बिहेव करते हैं। और क्रोमोसोम के मूवमेंट को यूज़ किया टू एक्सप्लेन दी मेंडल लॉ। जो मेंडल ने लॉज दिए थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम के मूवमेंट को यूज़ किया वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने। उसके बाद सटन और बोवेरी ने कहा कि जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो XY क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं उनकी पेयरिंग और उनका सेपरेशन वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी। मतलब अगर इनका सेपरेशन हो गया, इनकी पेयरिंग हो गई तो इनके अंदर जो फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स कैरी कर रहे हैं तो उनका सेग्रीगेशन हो जाएगा, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सटन ने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज को यूनाइट किया मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ। मतलब मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, इन दोनों को मिला के एक नया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनाया, ठीक है। उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कलीग ने बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो वेरिएशंस आते हैं उनका बेसिस क्या है, उनका बेस क्या है, उसके बारे में पता करा बाई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस। उसके बाद हमें बताया कि मॉर्गन, ये जो थॉमस हंट मॉर्गन था, इसने फ्रूट फ्लाइज के ऊपर काम किया था। फ्रूट फ्लाइज जिनको हम साइंटिफिक नाम है इनका ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर, तो इन फ्रूट फ्लाइज के ऊपर इसने मॉर्गन ने वर्क किया। जो कि इसके यूज़ करने का रीज़न क्या था, तो सबसे पहले तो ये सिंथेटिक मीडियम पे भी हम ग्रो करवा सकते हैं इनको लैब्स के अंदर, और वो अपनी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 2 वीक्स में कंप्लीट करती हैं। एंड अ सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, मतलब एक बार मीटिंग से काफ़ी सारी प्रोजेनीज फॉर्म हो सकती हैं। एंड ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन, मतलब मेल और फीमेल फ्लाइज में क्लियर डिफ्रेंसिएशन था। ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। ऐसे कुछ वेरिएशंस थे इनके अंदर जो कि लो पावर माइक्रोस्कोप से भी हम लोग देख सकते हैं। सो दिस वॉज द रीज़न कि मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज के ऊपर वर्क किया। मॉर्गन ने काफ़ी सारे डाईहाइब्रिड प्रोसेस करवाए ड्रोसोफिला के अंदर, उसके बाद ताकि वो पता कर सके कि सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में। सो द प्रोसेस वर सिमिलर टू द डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरीड आउट बाय मेंडल। जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, वैसे ही कुछ सेम पैटर्न में मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर डाईहाइब्रिड प्रोसेस करवाए। अब जैसे मॉर्गन ने येलो बॉडी वाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ क्रॉस करवाया और इंटर क्रॉस करवाया उनकी F1 प्रोजेनी को, तो उसको मिला कि ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे एंड द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली। मतलब 9:3:3 बनाना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ। सो मॉर्गन और उसके ग्रुप, ये तो था मेंडल का, अब मॉर्गन और उसके ग्रुप में जितने भी मेंबर्स थे उनको पता था कि जीन्स वर लोकेटेड ऑन दी X क्रोमोसोम। एंड जब उन्होंने देखा कि व्हेन द 2 जीन्स इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन्स प्रेजेंट हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो पेरेंटल जीन का द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। मतलब जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी नॉन पेरेंटल टाइप। मॉर्गन ने कहा कि ये फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज की वजह से है, 2 जीन्स की लिंकेज की वजह से ये ऐसा फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है। और उसने फिर ये टर्म जो है लिंकेज, इसको डिस्कवर कर दिया टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। और रिकॉम्बिनेशन का भी टर्म दिया टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जब नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिले किसी आगे वाली प्रोजेनी में, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। और लिंकेज का मतलब है कि अपने पेरेंटल टाइप से जो उनका फिजिकल एसोसिएशन है किसी भी एलील का, किसी भी आगे की ऑफस्प्रिंग का, सो दिस इज नोन एज लिंकेज। अब अगर कोई भी एक ट्रेट एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करें तो उस टाइप के ट्रेट को हम बोलेंगे पॉलीजेनिक ट्रेट, और इस इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड आर दस कॉल्ड, मतलब जैसे हाइट का जीन है हमारे अंदर तो वो 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं, तो इसीलिए हम इसको पॉलीजेनिक ट्रेट कह सकते हैं। एंड ऐसा ही है ह्यूमन स्किन कलर के साथ भी। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स जो कि 2, 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करें तो उनको हम पॉलीजेनिक ट्रेट बोल देंगे, और इस टाइप के इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल देंगे। एंड अब ये प्लियोट्रॉपी क्या है कि एक सिंगल जीन मल्टीपल एक्सप्रेशंस शो कर सकती है। इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में था कि मल्टीपल जीन्स एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं। उसका जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट है हमारा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या है कि एक सिंगल जीन मल्टीपल एक्सप्रेशन शो करता है, जस्ट अपोजिट टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। अब क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे पे इफेक्ट पड़ जाता है तो इसकी वजह से काफ़ी सारे फिनोटाइप्स एक ही जीन एक्सप्रेस कर सकती है। एग्जाम्पल है इसका फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एक डिसीज़ है जो कि ह्यूमंस में होती है। अब क्यों होती है ये डिसीज़? क्योंकि जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से फिनाइल कीटोनूरिया एक डिसीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि एक प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है।